तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये तीन शब्द तो बार बार सुनने को मिलते हैं, है ना? स्टॉक्स, ईटीएफ्स और इंडेक्स। पर कभी सोचा है कि एक स्टॉक खरीदना और एक ईटीएफ खरीदना, इन दोनों में कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क हो सकता है? तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी उलझन को सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये सब असल में है क्या और काम कैसे करता है। और अगर ये सवाल मन में आ रहा है तो भाई आप अकेले नहीं हैं। जब मैंने भी पहली बार इन्वेस्टिंग शुरू की थी ना, तो सच कहूं मैं भी इसी कंफ्यूजन में था। मार्केट एक बहुत बड़े समुंदर की तरह लगता है और समझ नहीं आता कि कौन सी नाव चुने। पर चिंता की कोई बात नहीं है, सबसे पहला कदम हमेशा सही जानकारी लेना ही होता है। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की पूरी कहानी बस इसी एक सवाल से शुरू होती है कि क्या अपनी सारी उम्मीदें किसी एक, कह लीजिए, चैंपियन खिलाड़ी पे लगानी है या फिर एक पूरी की पूरी टीम की जीत पे दांव लगाना है। बस यही वो बुनियादी सोच है जो स्टॉक्स और ईटीएफ्स को बिल्कुल अलग कर देती है। तो ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि क्या बेहतर है, चलिए इस एक कंपनी और उस पूरी टोकरी की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक क्या है? देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो जब किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए टीसीएस का या एचडीएफसी बैंक का एक शेयर, तो आप उस कंपनी के एक बहुत छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर हम अपनी फलों वाली मिसाल पर वापस जाएं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप बाजार से सिर्फ एक ही तरह का अपना पसंदीदा फल, सोचिए सिर्फ आम, खरीद रहे हैं। अब वो आम मीठा निकलेगा या खट्टा, ये पूरी तरह से उसी एक आम पर टिका है। और फिर दूसरी तरफ आता है ईटीएफ, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये है हमारी तैयार फलों की टोकरी। इसमें सिर्फ आम नहीं है, इसमें सेब भी हैं, केले भी, संतरे भी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। कहने का मतलब है एक ही ईटीएफ के अंदर आपको टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ऐसी कई अलग अलग कंपनियों के शेयर एक साथ पैक किए हुए मिल जाते हैं। तो एक ही खरीद में डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि एक तरफ एक अकेली चीज है और दूसरी तरफ एक पूरा कलेक्शन। लेकिन जब बात मुनाफे और रिस्क की आती है, तब इन दोनों में से क्या बेहतर है? चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये काफी कुछ बता देती है। स्टॉक में देखिए रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा है। लेकिन अगर वो कंपनी चल पड़ी, मतलब रॉकेट बन गई, तो रिटर्न भी आसमान छू सकता है। दूसरी तरफ ईटीएफ में क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क बढ़ जाता है, तो रिटर्न भी आमतौर पर ज्यादा बैलेंस्ड और मार्केट के एवरेज के आसपास रहता है। और हां, एक और जरूरी बात है, कॉस्ट। ईटीएफ्स को मैनेज करने का खर्चा अक्सर कम होता है। अच्छा, हमने ईटीएफ को फलों की टोकरी तो कह दिया, पर एक मजेदार सवाल है, इस टोकरी में कौन कौन से फल होंगे और कितने होंगे, ये तय कौन करता है? इसका जवाब एक बहुत पावरफुल शब्द में छुपा है, इंडेक्स। चलिए अगले स्लाइड पर चलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इंडेक्स को ना आप एक मशहूर शेफ की रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे केक की रेसिपी में लिखा होता है कि अच्छा ये सामान इतनी इतनी मात्रा में डालना है, ठीक वैसे ही एक इंडेक्स ये बताता है कि किसी ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियों के शेयर होंगे और किस रेशो में होंगे। ज्यादातर ईटीएफ्स क्या करते हैं, वो बस इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं। ये नाम तो जरूर सुने होंगे, है ना? S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये दुनिया के कुछ सबसे फेमस इंडेक्स हैं। S&P 500 अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, डाउ जोन्स 30 बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियों को, और नैस्डैक में ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं। और अपने भारत में निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये सबसे पॉपुलर हैं। 500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पर आखिर ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? ये नंबर है S&P 500 इंडेक्स की ताकत। क्योंकि ये अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, इसीलिए इसे अक्सर पूरी अमेरिकन इकोनॉमी की सेहत का बैरोमीटर माना जाता है। तो जब कोई S&P 500 ETF खरीदता है, तो असल में वो अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों की ग्रोथ में एक साथ हिस्सेदारी ले रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये रेसिपी बनती कैसे है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बस अपनी मर्जी से कंपनियां चुन लेता है। नहीं, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं कि ये रेसिपी आखिर तैयार कैसे होती है। सबसे पहले तो यूनिवर्स तय होता है, मतलब किन कंपनियों में से चुनना है, सिर्फ भारत की कंपनियां या दुनिया भर की। फिर सिलेक्शन के क्राइटेरिया बनते हैं, जैसे कि कंपनी का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। इसके बाद तय होता है वेटेज, क्या सभी कंपनियों को बराबर वजन दिया जाएगा या बड़ी कंपनियों को ज्यादा। और आखिर में टाइम टू टाइम इसे रिव्यू भी किया जाता है,
ताकि ये मार्केट के हिसाब से हमेशा रेलेवेंट बना रहे। तो अब जब हम इंडेक्स की ये रेसिपी समझ गए हैं, तो चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए ये फलों की टोकरी यानी ETF फायदेमंद क्यों हो सकती है? इसके फायदे क्या हैं आखिर? फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा फायदा है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही जगह पैसा डूबने का खतरा कम हो जाता है। इनकी कॉस्ट भी अक्सर कम होती है। इन्हें दिन में कभी भी स्टॉक की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। और सबसे मजेदार बात, किसी खास थीम में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों में पैसा लगाना है, तो उसका भी ETF मिल जाएगा। तो ये टोकरी आखिर किसके लिए सबसे अच्छी है? उन नए इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी में उलझे बिना एक सेफ स्टार्ट चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो कम पैसों में पूरे मार्केट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, या फिर उन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए भी जो किसी खास सेक्टर जैसे IT या फार्मा पर फोकस करना चाहते हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। एक अकेला फल वर्सेस फलों की पूरी टोकरी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या सीखना चाहिए इससे? और सबसे जरूरी बात यही है कि कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं होता। स्टॉक्स और ETFs दोनों ही बेहतरीन टूल्स हैं। ये कुछ पेचकस और हथौड़े की तरह हैं, दोनों का अपना अलग काम है। तो फैसला करने से पहले खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि मेरा गोल क्या है, मैं रिस्क कितना ले सकता हूं और कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि स्टॉक बेहतर है या ETF। असली सवाल ये है कि अपने फाइनेंशियल सपनों का महल बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सा टूल एक सही औजार साबित होगा। सोचिएगा इस बारे में।